नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। शुरुआत अयोध्या से करते हैं। सर्दी धीरे धीरे दस्तक दे रही है, इसीलिए अयोध्या के राम मंदिर में विराजमान रामलला के लिए भी ठंड के मौसम में विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। रामलला को 20 नवंबर से रजाई ओढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही भोग आदि में भी बदलाव किए जाने की तैयारी है। रामलला के लिए क्या खास तैयारियां की जा रही हैं, इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बालक राम के लिए जाड़े का पहला मौसम होगा। इसीलिए दस्तक देती सर्दी के मौसम को देखते हुए रामलला को ठंड से बचाने की व्यवस्थाओं की तैयारी शुरू हो गई है। भव्य राम मंदिर में विराजमान रामलला के लिए ठंड के मौसम को देखते हुए रजाई की व्यवस्था की जाएगी। अगहन की पंचमी यानी 20 नवंबर से रामलला को रजाई ओढ़ाई जाएगी। इसी दिन से रामलला के लिए दैनिक नियमों में कुछ बातों को शामिल किया जाएगा। ठंड में कंबल और रजाई ओढ़ेंगे रामलला। रामलला की स्नान व्यवस्था में बदलाव होगा। रामलला गुनगुने पानी से स्नान करेंगे। भोग में से ठंडी चीजें हटाई जाएगी। जाड़े के भोजन की व्यवस्था होगी। उन्हें जाड़े के वस्त्र पहनाए जाएंगे। ठंड बढ़ने पर फ्लोर भी लगाया जाएगा। भव्य राम मंदिर का लोकार्पण 22 जनवरी को हुआ था। उस दौरान ठंड का ही मौसम था, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार ठंड का मौसम आया है। इसी वजह से ठंड को देखते हुए ये प्रबंध किए जाएंगे। रामलला छोटे बालक के रूप में दर्शन देते हैं, इस वजह से उनकी सेवा व्यवस्था भी उसी तरह की होती है। बालक राम को ठंड जल्दी लग सकती है, इसीलिए उनको ठंड से बचाने के लिए अस्थायी मंदिर में भी उपाय किए जाते रहे हैं। इस बार वो भव्य मंदिर में विराजमान है। ऐसे में मंदिर प्रबंधन और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट उनके लिए और बेहतर व्यवस्था करने की पहल कर रहा है। शिल्पी सेन, लखनऊ, गुड न्यूज टुडे। मथुरा की तस्वीरें दिखाते हैं आपको। मथुरा में आज गोपाष्टमी का पर्व मनाया गया। यहाँ के वात्सल्य ग्राम में साध्वी ऋतंभरा ने गोपाष्टमी के पावन पर्व पर विश्व की सबसे छोटी 1.5 फुट लंबी गाय पुंगनूर का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया। ये गाय दक्षिण भारत से मथुरा लाई गई थी। वहीं श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भी गो पूजन किया गया। दरअसल ब्रज में धार्मिक मान्यता और कृष्ण बलराम की परंपरा के मुताबिक जगह जगह गौशालाओं में गोपाष्टमी के पर्व पर गो पूजन किया जाता है। सबसे पहले गाय को स्नान करवाया जाता है, फिर फूलमाला वस्त्रों से गाय का श्रृंगार होता है। उसके बाद गाय के पैरों में हल्दी लगाकर माथे पर रोली का तिलक लगाया जाता है। फिर आरती उतारने के बाद गाय की परिक्रमा भी की जाती है। माना जाता है कि द्वापर युग में इस दिन भगवान कृष्ण बलराम ने पहली बार गोचारण लीला की थी और उससे पहले अपने गुरु महर्षि शांडिल्य की आज्ञा के अनुसार गो पूजन किया था। और धार्मिक मान्यता है कि गाय के अंग प्रत्यंग में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, इसीलिए गो पूजन से उनके पूजन का भी लाभ मिल जाता है। हमारे तन को, मन को, हमारे भावनात्मक जगत को, हमारे मानसिक साम्राज्य को और हमारी आत्मिक शक्ति सत्ता को पुष्ट करने वाली अगर कोई जीवंत सत्ता है तो वो है भारत की गौ माता, जिसमें समस्त देवताओं का वास होता है। उनके संपर्क से, उनके सानिध्य में, उनके संसर्ग से, उनकी सेवा में, उनकी पूजा में, उनको प्रेम करने में हम अंदर और बाहर दोनों से शुद्ध हो जाते हैं। पंचगव्य के बिना भारत की किसी भी पूजा की अगर हमें करनी हो तो हम योग्य नहीं होते हैं। इसीलिए पंचगव्य की महिमा को समझें, गोवंश को, गाय की महिमा को समझें। गुजरात की तस्वीरें लेकर आए हैं। गुजरात के खेड़ा के वडताल में श्री लक्ष्मी नारायण देव द्विशताब्दी महोत्सव की भव्य तरीके से शुरुआत हो चुकी है। भगवान स्वामी नारायण का मंदिर रोशनी से जगमगा रहा है। ये भव्य आयोजन 15 नवंबर तक चलेगा। इस भव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए वडताल धाम में देश विदेश से हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। खास तौर पर एनआरआई इस महोत्सव में सम्मिलित होने पहुंचते हैं, जिसमें यूरोप,
पूर्वी अफ्रीका, कनाडा, सिंगापुर, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, न्यूजीलैंड, दुबई जैसी जगहों से भक्त आए हैं। एक अनुमान के मुताबिक 9 दिनों के इस उत्सव में 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल होंगे। श्रद्धालुओं को इस महोत्सव में कोई समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए मंदिर में खास व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारी सहयोगी हिताली शाह ने लिया एनआरआई भक्तों की डेस्क का जायजा। गुजरात के खेड़ा जिले के वड़ताल धाम में श्री लक्ष्मी नारायण देव द्विशताब्दी महोत्सव का रंगारंग जो भव्य कार्यक्रम है उसका प्रारंभ हो चुका है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एनआरआई हेल्प डेस्क है। एनआरआई जो है सबसे ज्यादा जो है ये इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। जो भी एनआरआई आते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पहले करवाते हैं। यहाँ पर जो स्वयं सेवक है वो भी ज्यादातर यहाँ पर मौजूद है और सबका रजिस्ट्रेशन करते हैं। सब स्वेच्छा से यहाँ पर आए हैं और सेवा दे रहे हैं। बड़ी संख्या में एनआरआई जो है वो वड़ताल धाम में पहुंचे हैं। कह सकते हैं एक तौर पर कि वड़ताल धाम जो है वो एनआरआई से भर चुका है। श्री स्वामीनारायण श्री स्वामीनारायण मंदिर वड़ताल संस्थान की ओर से मैं सबको द्विशताब्दी पर्व की हार्दिक शुभकामना के साथ कहना चाहता हूँ। सबसे बड़ी खुशी इस महोत्सव के माध्यम से हम लोगों को ये मिली है कि एनआरआई जो हमारे भारतीय लोग विदेश में बसे हैं और उन्होंने आकर के यहाँ जो सेवा की है, उनकी आस्था, उनकी ऊर्जा और उनकी भावना को देख करके हमारा सनातन धर्म का भविष्य उज्जवल है, ये विश्वास दृढ़ हुआ है। एक अच्छी खबर दिल्ली से आई है। दिल्ली अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा में एक नया रिकॉर्ड जोड़ने के लिए तैयार है। गुरु पूरब के मौके पर दिल्ली में अयोध्या जैसा दीपोत्सव मनाने की तैयारी है। 13 नवंबर को यमुना के नव विकसित वासुदेव घाट पर 3,50,000 दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण इसकी तैयारी में जुटा है। ये आयोजन देव दीपावली, गुरु पूरब और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को ख्याल में रखते हुए किया जा रहा है। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल होंगे, जिसमें छात्र और कलाकार भी हैं। कार्यक्रम के दौरान एक आकर्षक ड्रोन और लेजर शो भी दिखाया जाएगा। वासुदेव घाट की बारादरी में एक भव्य राम दरबार भी स्थापित होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना इस समारोह का उद्घाटन करेंगे और यमुना आरती भी करेंगे। चलिए अब बात प्रदूषण की कर लेते हैं। सर्दी बढ़ने के साथ साथ देश भर से जहरीली होती हवा की तस्वीरें सामने आई हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दिल्ली और इससे सटे नोएडा की हवा भी जहरीली होती जा रही है। हवा में घुले प्रदूषण के कण दिल्ली एनसीआर के लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं। आज भी दिल्ली में कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार दर्ज किया गया, जो हवा की बेहद खराब गुणवत्ता को बताता है। एम्स के आसपास आज AQI 343 दर्ज किया गया, जबकि कर्तव्य पथ के आसपास हवा की गुणवत्ता और भी खराब है। यहां AQI 391 के स्तर पर है। दिल्ली एनसीआर पूरी तरह से धुंध की चादर में लिपटा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बुजुर्गों, बच्चों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी साफ हवा के लिए तरस रही है। लगातार स्मोक से यहां हालात बेहाल हैं। यूपी और औरैया में भी जहरीली हवा और धुंध ने मॉर्निंग वॉक के लिए लोगों को परेशान कर दिया है। हालांकि राजधानी में लगातार प्रदूषण के विरुद्ध एक्शन भी लिया जा रहा है। लगातार पानी की बौछारें की जा रही हैं ताकि लोगों को साफ हवा मिल सके। जानलेवा स्मॉग और जहरीली हवा से दिल्ली परेशान है और उनकी परेशानी दूर करने और उनके लिए हवा को गुड बनाने सरकार लगातार एक्शन में है। सरकार के एक्शन की तस्दीक ये तस्वीरें करती हैं, जहां लगातार पानी की बौछारों के जरिए धुंध और धुएं को साफ करने में ये एंटी स्मॉग गन्स लगातार जुटी हैं। वायु प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए राजधानी के आनंद विहार और 10 जनपद समेत कई जगहों पर एंटी स्मॉग गन्स के जरिए वाटर स्प्रिंकल्स काम करने में लगे हैं। जगह जगह पीडब्ल्यूडी के वाहनों को वाटर स्प्रिंकल्स के जरिए हवा शुद्ध करते देखा जा सकता है। जहां प्रदूषण का स्तर अधिक है, ऐसे इलाकों में ड्रोन से पानी का छिड़काव करवाकर उसका प्रभाव देखा जाएगा। दिल्ली सरकार ड्रोन से भी पानी का छिड़काव करने जा रही है। उन्नत सेंसर से लैस ड्रोन भीड़भाड़ वाले उन क्षेत्रों तक पहुंचने में सक्षम है जहां एंटी स्मॉग गन जैसे पारंपरिक तरीकों से छिड़काव करना मुश्किल है। सरकार का उद्देश्य है कि नई तकनीक का उपयोग कर प्रदूषण की समस्या से निपटा जाए। राजधानी में 13 हॉटस्पॉट हैं जहां प्रदूषण का स्तर अधिक है।
दिल्ली में हर हॉटस्पॉट के लिए अलग अलग एक्शन प्लान बनाकर काम किया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए 13 कोऑर्डिनेशन टीमें बनाई है। धूल से होने वाला प्रदूषण कम करने के लिए हॉटस्पॉट इलाकों में 80 मोबाइल एंटी स्मॉग गन लगाए गए हैं। 13 विभागों के अधिकारी अलग अलग स्थानों पर निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं और मानदंडों के उल्लंघन पर कार्रवाई कर रहे हैं। 68 स्टैटिक एंटी स्मॉग गन को सड़कों और खुले क्षेत्रों में लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, प्रदूषण को रोकने के लिए हर राज्य में कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदूषण के खिलाफ इस युद्ध में उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं है। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए यहां कई अलग अलग तरह के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जनता साफ हवा में सांस ले सके। यूपी में हर विभाग के अफसरों को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि प्रदूषण के खिलाफ अपनी मुहिम में तकनीक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो और लगातार 24 घंटे अलग अलग जगह पर प्रदूषण कम करने या रोकने वाले उपकरणों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके। साथ ही राज्य में चल रही कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कंस्ट्रक्शन वेस्ट के निस्तारण के लिए भी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें यह सुनिश्चित हो कि वेस्ट मटेरियल को वेस्ट प्लांट तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके। ट्रैफिक से होने वाले प्रदूषण में स्कूल बसों के रोल को देखते हुए स्कूलों को हिदायत दी गई है कि सभी स्कूलों की छुट्टी एक साथ न की जाए, जिससे प्रदूषण और ट्रैफिक जैम दोनों पर लगाम लग सके। प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण पराली को लेकर भी सख्त निर्देश है कि किसानों को सही जगह और सही तरीके से जागरूक किया जाए, जिससे पराली जलाने पर रोक लग सके और साथ ही इस तरह की गतिविधियों पर सुचारू रूप से निगरानी रखने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। इसके अलावा कच्ची सड़कों पर पेवमेंट हो, साथ ही प्रदूषण हॉटस्पॉट की पहचान करके वहां लगातार जल छिड़काव, एंटी स्मॉग गन के इस्तेमाल पर जोर दिया जाए। घरों में होने वाले रोजाना के कूड़े का भी तुरंत प्रबंधन हो, जिससे लोग कूड़ा लगाने को बाध्य न हो और हवा साफ रह सके। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में लगातार AQI की निगरानी हो, जिससे प्रदूषण पर लगाम भी लग सके। इसी तरह सभी दिशा निर्देशों को संबंधित विभागों तक पहुंचाया जा चुका है ताकि तुरंत प्रभाव से उन्हें अमल में लाया जा सके और हवा को गुड बनाने की मुहिम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जा सके। और चलिए अब यूपी की राजधानी लखनऊ के लिए गुड न्यूज की बात से करते हैं। आज सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई। यही नहीं, उन्होंने इस खास मौके पर डबल डेकर बस में महिलाओं को खास सौगात दी है। योगी सरकार ने डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस के टिकट में महिलाओं को 50% की छूट दी है। और यही नहीं, उन्होंने बस में हर शनिवार को हेरिटेज मार्ग पर महिलाओं को फ्री सुविधा की सौगात भी दी है। यहां से बस कमता से लेकर एयरपोर्ट तक चलेगी। कल यानी रविवार से इसका संचालन शुरू हो जाएगा। इसमें न्यूनतम किराया 12 रुपए होगा, अधिकतम किराया 45 रुपए होगा। आंध्र प्रदेश ने पर्यटन की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। आज सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में भारत की पहली सी प्लेन टूरिज्म सर्विस की सौगात दी। सी प्लेन सर्विस की लॉन्च सेरेमनी पुन्नामी घाट पर की गई। ये सर्विस विजयवाड़ा के प्रकाशम बैराज को श्रीशैलम से जोड़ेगी। सीएम नायडू ने आज इसका उद्घाटन करके पर्यटन के क्षेत्र में नया आयाम जोड़ दिया है। तो इस तरह देश को पहली सी प्लेन सर्विस की सौगात मिल गई है। आइए आपको बताते हैं और दिखाते हैं सी प्लेन के फीचर्स आखिर क्या हैं। देखिए उसको। इस सी प्लेन में 14 यात्री एक बार में सवारी कर सकते हैं। सी प्लेन विजयवाड़ा से श्रीशैलम तक उड़ेगा। इस दौरान ये 150 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। सी प्लेन धरती की सतह से 1500 फीट की ऊंचाई पर उड़ेगा। सी प्लेन की खासियत है कि ये टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों ही पानी में करता है। आम हवाई जहाजों की तरह इसमें रनवे की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए पानी में फ्लोटिंग जेटी यानी एक तरह का पुल बनाया गया है। जेटी से रैंप के जरिए सी प्लेन में चढ़ने के लिए पर्याप्त व्यवस्था भी की गई है। और चलिए अब गुजरात के गांधीनगर से आ रही एक शानदार खबर आपको दिखा देते हैं। भारत के पुशअप मैन कहलाने वाले रोहताश चौधरी ने 27.875 किलोग्राम वजन के साथ एक पैर पर 1 घंटे में 704 पुशअप करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड 27.200 किलोग्राम वजन के साथ 534 पुशअप्स का था, जो पाकिस्तान के नाम था। रोहताश चौधरी ने 1 महीने के भीतर पाकिस्तान के पुशअप मैन का रिकॉर्ड तोड़कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। रोहताश चौधरी से बात की हमारे सहयोगी अतुल तिवारी ने, सुनिए। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस वक्त ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, रोहताश चौधरी को हर किसी की तरफ से बधाई भी दी गई। 20 भारत के रोहताश चौधरी ने 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 20 भारत के रोहताश चौधरी ने
एक पैर पर 700 से ज़्यादा पुशअप किया और इस पुशअप के दौरान उनके शरीर पर 27 किलो से ज़्यादा वजन मौजूद था। इसी के साथ उन्होंने पाकिस्तान के नाम जो रिकॉर्ड था एक घंटे के अंदर 534 पुशअप का, उसे तोड़कर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है। हमारे साथ रोहतास चौधरी जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कितनी खुशी होती है, क्योंकि आपके नाम इससे पहले भी कई रिकॉर्ड हैं, इस बार पाकिस्तान के नाम जो रिकॉर्ड था वो आपने तोड़ा है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपने अपना नाम दर्ज करवाया है। मैं बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में 2024 12 जनवरी को मैंने स्पेन का रिकॉर्ड ब्रेक किया था और आज जो रिकॉर्ड हुआ है ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। जो खुशी मेरे को स्पेन का रिकॉर्ड ब्रेक करने में हुई थी, आज उससे कई गुना ज़्यादा खुशी मेरे को पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक करने में हुई है। कुछ ही दिन पहले जो अपडेट था, ये रिकॉर्ड गिनीज में 20 से 22 दिन पहले ही अपडेट हुआ है और उसने मेरे को फेसबुक मैसेंजर में चैलेंज किया था अपना रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट बेच के। शायद 1 महीने से कम समय लगा है उस रिकॉर्ड को आज हर भारतीय के नाम करने में मेरे को। अच्छा, कहाँ से ये प्रेरणा मिलती है, क्योंकि लगातार आपने एक के बाद एक रिकॉर्ड किए हैं, आने वाले दिनों में अब लक्ष्य क्या रहेगा? देखिए, प्रेरणा जो मिली है ये मेरे को, मैं खुद एक समय ऐसा रहा था, 2004 में मैं बॉक्सिंग करता था दिल्ली नेहरू स्टेडियम में। एक हादसे ने एक मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरी बैक इंजरी हुई थी। 2 साल मैं चल भी नहीं पाया था, बेड पे रहा हूँ। वहीं से मेरे को प्रेरणा मिली और उसी दौरान मैंने निश्चय किया था कुछ ऐसा बड़ा करना है। रोहतास चौधरी, जिन्होंने पाकिस्तान के पुशअप मैन के नाम पे जो रिकॉर्ड अब तक दर्ज था 27 किलो से अधिक वजन के साथ एक पैर पे 534 पुशअप का, उसे तोड़ा है। 700 से ज़्यादा पुशअप करके रोहतास चौधरी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी। राजस्थान के पारंपरिक पुष्कर मेले का शुभारंभ हो चुका है। इस बार पुष्कर मेले में एक घोड़ा सभी के आकर्षण का केंद्र बन गया। घोड़े का नाम है शिवनाथ पंच कल्याण। इस घोड़े की कीमत इतनी है कि सुनकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। यहां इस घोड़े की कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। घोड़े के मालिक ने जब घोड़े की डाइट का खर्च बताया तो सब दंग रह गए। तो तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं ये घोड़ा, और इस घोड़े की कीमत जो है वो लगभग 2 करोड़ बताई गई है। यहां पर जब ये घोड़ा पहुंचा तो ये सबके आकर्षण का केंद्र बन गया। नाम है इसका शिवनाथ पंच कल्याण। ये इसका नाम शिवनाथ है। ये पंच कल्याण घोड़ा है, सप्ताश का बेटा है, काले कांटे का पोता हो गया। ये 12 शो जीता हुआ है जी। इसकी हाइट 63 प्लस है। ये जो है काले कांटे का पोता हो गया और इसका बाप जो है अभी जी वो है सप्ताश है। खान पीन इसको जैसे चने की चूरी है, जौ का दलिया है, चापड़ है, फिर रचका है, मूंगफलियाँ हैं, फिर इसके कैल्शियम है, बायोटीन है, मिनरल मिक्सचर है, वो सब इसको देते हैं। इसके पट्टा पूरा है, चारों पैर सफ़ेद हैं। देखो, हर एक की पसंद यही होती है कि कान कुंडी वाले होने चाहिए, गर्दन पतली होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए। पंच कल्याण है तो उसके हिसाब से, जैसे इसके बच्चे भी खड़े हैं यहाँ पे, तो इसके बच्चे भी पट्टे वाले ही हैं सारे। और चलिए गुजरात लिए चलते हैं। गुजरात के शहर जूनागढ़ की आजादी का दिन है, इसलिए यहां आजादी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। आजादी की गवाही देते स्तंभ की पूजा यहां पर की गई। ऊपरकोट में ध्वज वंदन भी यहां पर किया गया और आजादी के पर्व का संदेश देती हुई सुंदर रंगोली भी यहां पर बनाई गई। रंगोली बनाकर आजादी को सेलिब्रेट भी यहां पर किया गया। देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन जूनागढ़ आजादी के 84 दिनों के बाद आजाद हुआ था। तो जूनागढ़ के नवाब महाबत खान तृतीय ने जूनागढ़ को पाकिस्तान से जोड़ने का फैसला किया, जिसके बाद गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़ को भारत से जोड़ा। 9 नवंबर को जूनागढ़ आजाद भारत से जोड़ दिया गया और नवाब जूनागढ़ छोड़ के पाकिस्तान चले गए। यहाँ के हर नागरिक को जूनागढ़ के इतिहास पर फख्र होता है और इसीलिए यहाँ आज धूमधाम से आजादी का पर्व भी मनाया गया। आज 9 नवंबर है, जूनागढ़ का आजादी पर्व है। जूनागढ़ देश आजाद होने के बाद 84 दिन के बाद आजाद हुआ था। तो आज के दिन मैं जूनागढ़ वासियों को
आजादी की शुभकामनाएं देता हूँ। ये जूनागढ़ संत की भूमि है, ये सूरा की भूमि, ये शेर की भूमि है। यहाँ के लोग सर्वधर्म, हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्म के लोग हैं, सब साथ में मिलके इस जूनागढ़ को आजाद किया है। और जूनागढ़ के लिए ये भारत देश का विभिन्न अंग है। और जूनागढ़ की आज की आजादी दिन की हर लोगों को शुभकामनाओं। और चलिए GNT स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।